ठीक है। लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, तो इसका सबसे सामान्य अर्थ 2 लाइन में हम लिख देते हैं। ठीक है, अब लोगों को हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ठीक, लोक हित में या लोक हित के लिए, ठीक है, दोनों आप लिख दो। लोक हित में, लोक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है। ठीक है, ये एक लाइन में लिखा हुआ आपका है। इसके अलावा हमने आपको बतला दिया कि लोक प्रशासन में लोक साध्य होता है और प्रशासन जो है वो साधन होता है। ठीक है, ठीक, तो ठीक है। उसके बाद फिर आज जब एलपीजी का युग है, जब एलपीजी का आगमन हुआ तो लोक प्रशासन के स्वरूप में जो है वो परिवर्तन हुआ। उसके प्रकृति में परिवर्तन हुआ, उसके क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, उसकी परिभाषा भी थोड़ी बदल गई। जैसा कि हमने आपको बतलाया था पिछले बार ब्रॉड वे में, अभी संक्षिप्त रूप से बस इतना ही बतलाते हैं कि निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण के कारण आज लोक प्रशासन जो है उसका सरकारी होना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसका सार्वजनिक होना जरूरी है। क्लियर है? ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था कि लोक प्रशासन की प्रकृति, लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर कैसी, इसमें भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, पहला जो हम प्रकृति जो बताते हैं लोक प्रशासन का, वो हम बताते हैं एकीकृत प्रकृति। एकीकृत प्रकृति जिसमें टॉप से लेकर बॉटम तक, मतलब कि उच्च स्तरीय अधिकारी, सचिव स्तरीय अधिकारी से लेकर एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, सभी जो है वो उनके सभी कार्यों को लोक प्रशासन में समाहित किया जाता है। यह एकीकृत प्रकृति या एकीकृत विचारधारा है। ठीक है, ये बता दिए थे। क्लियर है? आगे बढ़े। दूसरा जो प्रकृति है वो कहता है कि नहीं, लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वह प्रबंधकीय प्रकृति है। कैसी है प्रकृति? प्रबंधकीय प्रकृति है। मतलब हर्बर्ट साइमन जैसे विद्वानों ने कहा कि जो उच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा जो प्रबंधकीय कार्य किया जाता है, जो मैनेजमेंट का कार्य किया जाता है, वही लोक प्रशासन है। निम्न स्तर के अधिकारी या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के द्वारा किया गया कार्य जो है वो लोक प्रशासन नहीं। क्या है? थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे। नोट्स में हो सकता है कि ज्यादा बृहद रूप में लिखा हुआ हो, उतना बृहद लिखने की आवश्यकता नहीं। नोट्स जो होते हैं वो कुछ बड़े इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सारे पॉइंट्स आपको तो हमेशा माइंड में रहेंगे, कुछ छूट जाएंगे क्लासेस। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में, इसीलिए नोट्स थोड़ा बड़ा होता है।
ठीक है, लेकिन जो कंक्रीट वे में लिखना है वो यही लिखना है और इसी पे नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। अब एकीकृत प्रकृति हो गया, प्रबंधकीय प्रकृति हो गया। उसके बाद राज्य जो है उसमें पुलिस राज्य की अवधारणा समाप्त हो गई 17वीं शताब्दी के बाद और लोक जन कल्याणकारी अवधारणा, कल्याणकारी अवधारणा का अवतरण हुआ। तो जब लोक कल्याणकारी अवधारणा का अवतरण हुआ उसके बाद राज्य का यह कर्तव्य बन गया, क्या कर्तव्य बन गया, राज्य या लोक कल्याणकारी प्रकृति, ठीक है। तो इसमें राज्य का यह कर्तव्य बन गया कि समाज में जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, जो दुर्बल है, जो कमजोर है, जो समाज के अंतिम हाशिए पर खड़े हैं, जिनके मूलभूत आवश्यकताएं वस्त्र, आवास, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा की भी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उनका क्या करना है, उनका उत्थान करना है, उनका विकास करना है। इस प्रकार राज्य का दायित्व बढ़ गया। तो लोक प्रशासन की प्रकृति भी परिवर्तित हो गई। अब खाली विधि व्यवस्था कायम करना या राजस्व संग्रह करना या सीमा की रक्षा करना ही एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी नहीं रह गई। अब एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी क्या हो गई है, कल्याणकारी हो गई है। कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को लागू करना, ठीक है, ये सारी इसकी जिम्मेवारी हो गई। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब क्या हो गया कि लोक प्रशासन जो है उसका प्रकृति क्या हो गया, कल्याणकारी। तीन तरह की प्रकृति की बात की है, एकीकृत प्रकृति, प्रबंधकीय प्रकृति, लोक कल्याणकारी प्रकृति। तीसरा प्रकृति क्या हो सकता है, चौथा क्या हो सकता है, लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी लोक प्रशासन पर लिखिएगा मेंस में तो डायग्राम जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपको आधा नंबर डायग्राम पे मिलेगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज, ठीक है, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज, कभी शॉर्ट नोट्स आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हमेशा प्रेफर कीजिएगा शॉर्ट नोट्स लिखना, ठीक है। एक क्वेश्चन 40 नंबर का है जेपीएससी में, आप जेपीएससी में 40 नंबर के क्वेश्चन को लिखते हैं, बहुत खुश होगा, 28 नंबर, 30 नंबर, ठीक है। दो शॉर्ट नोट्स लिखिएगा, अगर ढंग से लिखते हैं तो अच्छा नंबर मिलेगा। पिछले बार दो शॉर्ट नोट्स हम लिखते थे, हम जब कॉपी अपना देखने गए आईटीआई के थ्रू 20 में 17 नंबर हमको दिया था, दोनों दो शॉर्ट नोट्स लिखे थे, 20 दूना 40, 17 दूना 34 नंबर हमको दिया, ठीक है। हम सभी मतलब कि हम संतुष्ट थे कि हमको नंबर जो हम लिखे हमको मिला, ठीक है। एक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर शॉर्ट नोट्स था और एक हमको ध्यान नहीं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स जरूर से लिखिएगा। अब लोक प्रशासन विज्ञान है या कला है, इसका स्वरूप क्या है, प्राकृतिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है या विशुद्ध रूप से कला है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, यह विज्ञान है या कला है, तो जरा बतलाइएगा, ठीक है। लोक प्रशासन जो है इसका जो विकास होता है यह कई चरणों में होता है, ठीक है, कई चरणों में होता है। जब पहला चरण में लोक प्रशासन का विकास होता है तो लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से प्रशासन को वुडरो विल्सन के द्वारा अलग कर दिया जाता है और कहा जाता है राजनीति प्रशासन द्विभागीकरण नीति की स्थापना की जाती है। दूसरे चरण में प्रशासन के अनेक नए नए सिद्धांत दिए गए, हेनरी फ्योल के द्वारा 14 सिद्धांत दिए गए,
लूथर गुलिक के द्वारा पोस्टकॉर्प सिद्धांत दिया गया, इरविन के द्वारा सिद्धांत दिया गया, कई सिद्धांत दिए बतलाए ना। तीसरे चरण में इन सिद्धांतों को चुनौतियां दिया गया और जब चुनौती दिया गया तो इस पर संकट के बादल चौथे चरण में मंडराने लगे। ठीक है, संकट के बादल मंडराने लगे और लोक प्रशासन विषय जो है अपना अस्तित्व खोता हुआ चौथा चरण में नजर आने लगा। और जब अस्तित्व कोई खोता है ना तो संघर्ष की लड़ाई होती है, डू और डाई की स्थिति होती है। ठीक है, या तो मरेंगे या मारेंगे। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, पांचवा चरण में लोक प्रशासन अपने में कई विषयों को समाहित करता है, विधि शास्त्र को समाहित करता है, मैनेजमेंट प्रबंध शास्त्र को समाहित करता है, गणित को समाहित करता है, सांख्यिकी को, समुच्चय को समाहित करता है, मानव शास्त्र को समाहित करता है, अर्थशास्त्र को समाहित करता है। तो यह एक अंतर विषयी या अंतर विषयक सब्जेक्ट विषय बन गया, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आके मिल गए। ठीक है, तो अब क्या है, कला है या विज्ञान है? शॉर्ट में आते हैं, इतना आपको बोलने का लिखने का जरूरत नहीं। आपको क्या बोलना है कि लोक प्रशासन अध्ययन के विषय के रूप में, अध्ययन के विषय के रूप में, विषय के रूप में विज्ञान के तुल्य है। क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान में विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन के अध्ययन में भी सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। किंतु मैं फिर लाइन को दोहराता हूं कि लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय के रूप में विज्ञान के तुल्य है, विज्ञान के समकक्ष है, क्योंकि इसमें विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, विभिन्न सिद्धांत है, पद सोपानीकृत ढांचा, पोस्टकॉर्प का सिद्धांत। ठीक है, बहुत सारे सिद्धांत हैं। ठीक है, आदेश की एकता, निर्देश, ठीक है, बहुत सारे सिद्धांत हैं। ठीक, तो लेकिन जब व्यवहार की बात आती है, ठीक है, तो लोक प्रशासन व्यवहार के रूप में, अध्ययन के रूप में विज्ञान के तुल्य है, लेकिन व्यवहार में यह विशुद्ध रूप से क्या है, कला है। व्यवहार में ये कला है, क्योंकि एक लोक प्रशासन अपने अनुभव से, अपने कार्य करने की क्षमता से, समय से धीरे धीरे जो है वह परिष्कृत होता है, उसके कार्य करने में जो है, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस समय के साथ जैसा लोक प्रशासक रहेगा उसी प्रकार जो है वो प्रशासन का काम होगा। प्रशासन पर निर्भर है, ये तो लोक प्रशासन पर निर्भर है कि किस तरह गांव को चलाए, किस तरह ब्लॉक को चलाए, किस तरह जिला को चलाए। आप टैलेंटेड रहिएगा कभी, ये टैलेंट आपके पढ़ाई से, आपके ट्रेनिंग से, आपके खुद का सेल्फ डेवलपमेंट से, अनुभव से, हर प्रकार से आता है हर प्रकार से। तो यही है कि लोक प्रशासन अध्ययन के रूप में तो विज्ञान के तुल्य है, किंतु लोक प्रशासन जो है वो व्यवहार के रूप में विशुद्ध रूप से कला है। क्योंकि एक लोक प्रशासन अपने अनुभव, योग्यता के आधार पर उसके लोक प्रशासक के कार्य करने की क्षमता परिष्कृत होती है, उसमें वृद्धि होती है। क्लियर? प्रकृति, एकीकृत प्रकृति, प्रबंधकीय प्रकृति, विचारधारा भी बोल सकते हैं, एकीकृत विचारधारा, प्रबंधकीय विचारधारा, कल्याणकारी प्रकृति, विज्ञान या कला स्वरूप। ठीक है, लोक प्रशासन किसे कहते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, ये क्लियर हो गया। ठीक, अभी अब हम लोग बात करेंगे इसकी क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोग बतलाइए, पिछले बार हमने बतलाया था कि इसका जो क्षेत्र है, अच्छा इसको रहने दीजिए, अभी नीचे है जरा, क्षेत्र चलते हैं। चलिए, क्षेत्र, ठीक, पहला संकुचित क्षेत्र है, फिर व्यापक क्षेत्र है, फिर
पोस्ट कॉर्प का क्षेत्र है, फिर अंतर विषयक क्षेत्र है। 4 तरह का क्षेत्र बोले। संकुचित, संकुचित क्षेत्र का मतलब हुआ कि लोग वैसे संकुचित विचारधारा के समर्थक जो भी है, वुडरो विल्सन है, विलोबी है, ठीक है, एल.डी. व्हाइट है, तो ये सब का कहना है कि लोक प्रशासन जो है, लिखिए कुछ सब है, ले लीजिए, इतना कुछ ठीक समझना है और बहुत खुश होना है तो फोटो खींच लेंगे, ठीक है। बस लोक प्रशासन जो है, इसका जो क्षेत्र है वो पहला कुछ विद्वानों का विचार है कि लोक प्रशासन जो है, जो संकुचित विचारधारा के समर्थक, तो संकुचित विचारधारा के समर्थक विद्वानों का यह कहना है कि लोक प्रशासन का संबंध केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा से होती है। ये ना बोल रहा है, संकुचित विचारधारा कार्यपालिका शाखा से होती है, उसमें भी स्थायी कार्यपालिका यानी लोक प्रशासन का सीधा संबंध नौकरशाह से होता है। क्लियर क्लियर, ठीक है। संकुचित विचारधारा के समर्थक विद्वानों का यह कहना है कि लोक प्रशासन का जो संबंध होता है वो सरकार की कार्यपालिका शाखा से होती है। उसमें भी कार्यपालिका शाखा में भी जो स्थायी कार्यपालिका है, नौकरशाह से इसका सीधा संबंध होता है। तो संकुचित विचारधारा के समर्थक क्या बोलते हैं कि सरकार के कार्यपालिका शाखा से लोक प्रशासन संबंधित है। चलिए, ये हो गया संकुचित। अब व्यापक विचारधारा के जो समर्थक विद्वान हैं, उनका कहना है कि कार्यपालिका शाखा, न्यायपालिका शाखा और विधायिका शाखा ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों से संबंधित है। मतलब लोक प्रशासन के क्षेत्र कार्यपालिका में भी है तक जाते हैं, विधायिका में भी जाते हैं, न्यायपालिका में भी जाते हैं, ठीक है। लोक प्रशासन तीनों से संबंधित है। क्लियर है? व्यापक विचारधारा वाले ना। अब क्या है, संकुचित व्यापक, पोस्ट कॉर्प, POSTCORP। लूथर गुलिक महोदय के द्वारा संपूर्ण लोक प्रशासन के व्यवहार को, या यूं कहें कि संपूर्ण लोक प्रशासन के क्षेत्र को, लूथर गुलिक महोदय के द्वारा संपूर्ण लोक प्रशासन के क्षेत्र को अंग्रेजी के 7 बड़े अक्षरों में समाहित करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया है, पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प क्षेत्र दिया है। पी से प्लानिंग, योजना, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन संगठन, एस से स्टाफिंग, कर्मचारीगण स्टाफिंग, ठीक है। डी से डायरेक्शन, निर्देशन, ठीक है। CO कोऑर्डिनेशन, वो छोटा है ना, ठीक है, मिला हुआ। CO कोऑर्डिनेशन, समन्वय। आप लोग में समन्वय है तभी तो एक साथ बैठे हुए हैं, बिना समन्वय के मारपीट चालू हो जाएगा, ठीक है। बिना समन्वय के मारपीट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो CO से कोऑर्डिनेशन, ठीक। R से रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन। B से बजटिंग, बजट। मान लीजिए शादी विवाह घर में आपको करवाना है, मान लीजिए छोटा सा शादी प्रशासन, ठीक है, मान लीजिए शादी प्रशासन, ठीक है। आपको शादी घर में शादी विवाह करवाना है, बहन हो या भाई हो किसी का, तो मैनेजमेंट करना है,
योजना बनानी होगी, कितना किसमें खर्च होगा, खिलाने में कितना खर्च, बारात में कितना खर्च, दुल्हन का साड़ी कितना, गहना कितना, जेवर में कितना, बहुत सारा चीजें, ठीक है, सूट में कितना खर्च, तो बूट में कितना खर्च, योजना बनाना होगा। तो योजना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। या आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो उसके लिए भी योजना की जरूरत है, प्लानिंग कीजिएगा ना। आज हम लोक प्रशासन का क्षेत्र प्रकृति पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे, कल हम निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर पढ़ेंगे, परसों सेक्रेटेरिएट के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रीय सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे, और उसी समय थोड़ा सा हम करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। तो योजना बनता है, उसी तरह प्लानिंग होगा। अब योजना हम बनाएंगे, हम बात कर रहे थे कुछ शादी विवाह, तो योजना, तो आप एक संगठन बनाते हैं, ठीक है, छोटा छोटा जो आप मान लीजिए आप दिशा निर्देश कर रहे हैं, तो जितने भी रिलेशन के लड़के हैं एक्टिव, उसको आप 10 लड़का तुम लोग हमेशा तैयार रहे, यहाँ जाना है वहां जाना है, तो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, ठीक है, उसी में स्टाफिंग। अब वो 10 लड़का अपने अंदर 10 लोगों को हटा रहा है, स्टाफिंग हो गई, कोऑर्डिनेशन, सब में समन्वय होना चाहिए, ठीक है। जहां पहुंचेगा भवन में बदला देगा, अभी बड़ी बाजार पहुंचे हैं, अभी दिल्ली मार्केट पहुंचे हैं, अभी पैगोडा चौक पहुंचे, ठीक है, तो समन्वय होना चाहिए। उसके बाद रिपोर्टिंग, आपको जो मैनेजमेंट करता है उसको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है, फलाना चीज लिए तो उसमें इतना खर्चा, फलाना चीज लिए तो उसमें इतना खर्चा, उसका रिपोर्टिंग के साथ उसको आप लिखित रूप से भी रख सकते हैं, उसको बोलते हैं बजटिंग। आप पहले भी बजट बना सकते हैं, तो बजटिंग लिखित रूप से, ठीक है। तो यही लूथर गोलिक ने बहुत ही बड़ा कार्य किया और पूरे लोक प्रशासन के क्षेत्र को अंग्रेजी के साथ बड़े अक्षरों में समाविष्ट करने का प्रयास किया है, जो निश्चय ही बहुत सराहनीय है। और आज भी जो है इसको मील का पत्थर माना जाता है लोक प्रशासन के क्षेत्र, इस पोस्ट कॉन्सेप्ट, तो इसको बिल्कुल ही लिखना है, ठीक है। और बड़ा अच्छा सा पेज भी भर जाता है, इसको लिखते हैं ना, तो पेज भी देखिएगा भर जाएगा, ऐसे POSD ऐसे ऐसे लिखता है, समझे, एक पेज खट्टा, प्लानिंग ऐसे लिखेगा, और उसमें बना भी देगा बड़ा सुंदर से चीज, समझे, ऐसे से बनाइएगा ना तो बड़ा सुंदर लगेगा, बॉक्स टाइप का बना दीजिएगा ना, तो 7 नंबर देखिएगा इसी में दे दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत लिख पे कीजिएगा तो मिल जाएगा नंबर। नंबर लेने का भी तरीका होता है, ठीक है, कुछ नहीं दीजिएगा, इस सब डायग्राम से कुछ नहीं दीजिएगा, बोका जैसा लिखते रहिए, तो मेहनत भी बहुत, हमको आउटपुट नहीं मिला उतना, इनपुट तो हमने बहुत दिया लेकिन आउटपुट नहीं मिला, थोड़ा साइंटिफिक दृष्टिकोण, थोड़ा स्मार्ट वर्क, ठीक है। कहीं गूगल में देखिए, कहीं देखिए व्हाट इज पोस्ट का, हो सकता है उसमें 4-5 तरह का आपको फिगर मिल जाए, आपको जो अच्छा लगे, जो सहूलियत लगे बना दीजिए, ठीक है। अभी तो बहुत तरह का सुविधा आ गया है इधर, अभी तो कोई तरह का दिक्कत नहीं, जो भी खोजिएगा मिल जाएगा आपको नेट पर, ठीक है। तो ये पोस्ट कॉर्प हो गया इसका क्षेत्र, लोक प्रशासन का क्षेत्र, संकुचित क्षेत्र, संकुचित विचारधारा, व्यापक विचारधारा, पोस्ट कॉर्प विचारधारा। चतुर्थ क्या था, अंतर विषय। मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे जो है पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, ठीक है। इसमें राजनीति प्रशासन द्विभागीकरण जो की स्थापना होती है पहले चरण में, दूसरे चरण में प्रशासन के कई सिद्धांत दिए जाते हैं, इस तीसरे चरण के सिद्धांतों को चुनौतियां दी जाती है, और चौथे जो चरण है उसमें जो है संकट के बादल जो है मंडराने लगते हैं, लोक प्रशासन संघर्ष करने लगता है, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए संघर्ष करने लगता है, और 5वां चरण में जो है अंतर विषयी विषय बन जाता है लोक प्रशासन, ठीक है। विधि शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रबंध शास्त्र, समुच्चय शास्त्र, ठीक है, ना जाने कितने कितने शास्त्र जो हैं इसमें समाहित होते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया, गलती हो गया लिखने में, ठीक है। चलिए, तो समझ गए मोटा मोटी, प्रकृति बता दिया, क्षेत्र बता दिया आपको, और क्या हो गया, लोक प्रशासन का हमने परिचय भी आपको दे दिया, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा लास्ट में इस पे कंक्लूड कीजिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन आएगा, लोक प्रशासन किसे कहते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति, या प्रकृति नहीं भी दे सकता, केवल क्षेत्र, लोक प्रशासन के क्षेत्र को
परिभाषित करे या व्याख्या करे। ठीक है, इतना ही आ सकता है। साथ में जोड़ेगा लोक प्रशासन के महत्व को भी बताए। ठीक, तो लोक प्रशासन के क्षेत्र को अंतर विषय बन गया। अब लास्ट में जो आपको लिखना है, क्या लिखना है? जब ये अंतर विषय फोटो खींच लीजिए। अंतर विषय बन गया 5वां चरण में। और इस समय तक लोक प्रशासन में कई नई अवधारणाओं का जन्म हो चुका था। जैसे चौथा चरण में तुलनात्मक प्रशासन, विकास प्रशासन का जन्म हो गया था। ठीक है, जब एलपीजी आया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, भारत में 90 के दशक में जब एलपीजी का आगमन हुआ तो लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है और भी विस्तृत होता चला। लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या हो गया? विस्तृत हो गया। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत हो गया, क्योंकि जनता की समस्याओं का समाधान करना अब लोक प्रशासन का कर्तव्य हो गया। जितने पिछड़े लोग थे, ठीक है, उनका उत्थान करना, पिछड़े जो भी थे, कमजोर जो भी है, सबों का उत्थान करना लोक प्रशासन का दायित्व हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? तुलनात्मक प्रशासन का जन्म होता है, विकास प्रशासन का जन्म होता है चौथे चरण में ही। और उसके बाद जब एलपीजी का आगमन होता है, ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष में आपको लास्ट में लिखना है कि एलपीजी के आगमन के बाद लोक प्रशासन में कई नवीन अवधारणाएं जो है वो समाहित हुई। जैसे NPA, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नव लोक प्रशासन आया, नवीन लोक प्रशासन। इसमें जब मैनेजमेंट घुस गया तो ये हो गया NPM। ठीक है, नव लोक प्रबंध। क्या हो गया? नव लोक प्रबंध हो गया ना। सब 90 के दशक के बाद हो रहा है। ठीक है, मतलब कि एलपीजी के आगमन के बाद नवीन लोक प्रशासन हो गया, नव लोक प्रबंध हो गया, और क्या हो गया? पब्लिक चॉइस अप्रोच। पब्लिक चॉइस अप्रोच, जिसको बोलेंगे लोक विकल्प उपागम अप्रोच। पब्लिक चॉइस अप्रोच, लोक विकल्प उपागम। अभी अमेज़न से भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई है, हम नहीं जानते हैं ज्यादा। ठीक है, ठीक, और क्या है? हाँ, जो भी है। ठीक है, उस तरह हमारे पास अभी विकल्प बहुत है। एयरटेल है, तो जियो है, तो बीएसएनएल है। कुछ साल पहले तो खिचड़ी जैसा कार्ड बिकता था, ठीक है, पड़ता था, बहुत था। तो विकल्प, पब्लिक चॉइस अप्रोच, कंपनियों, विभिन्न कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के कारण, अलग अलग देशों से विकसित देशों के कारण विकल्प क्या है? हमारे सामने ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये भी लोक प्रशासन में एक अवधारणा जुड़ा। उसके बाद उद्यमी सरकार, सुशासन, ठीक है, स्मार्ट शासन, ठीक। हेमंत बाबू जो चला रहे थे अभी, प्रशासन आपके द्वार, चला कुछ दिन पहले, प्रशासन आपके द्वार, फिर आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, एक से नाम है, कॉन्सेप्ट वही है, प्रशासन आपके द्वार,
प्रशासन, आपके द्वार, बहुत तरह का चीज है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, जो भी ये सब आप लिख सकते हैं, कहीं से सब लोग प्रशासन में। इस प्रकार हम अंततः कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है वो क्या है, प्रगतिशील है, प्रगतिशील है। वर्तमान में लोक प्रशासन के क्षेत्र को किसी सीमा में हम अभी बांध नहीं सकते। निरंतर दिन प्रतिदिन इसका क्षेत्र जो है वो विस्तरित होता चला जा रहा है। हर चीज को लिख के एंड हो गया, ज्यादा भांजना नहीं है उलझुल जुल, ठीक है। तो समझ गया मास्टर कि लड़का जो लिखा है उसमें है, जो शब्द लिखा है उस शब्द में कुछ बात है, ऐसे नहीं लिखा है तो बात में बात है तो बात है तो नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका लोक प्रशासन किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति क्या है, इसके क्षेत्र क्या है। अब हम लोग आएंगे, दोबारा हमको लेना पड़ा क्लास। आप लोग अगर सब जल्दी जल्दी बोलते, सवाल का अगर आंसर देते तो ऐसा नहीं करना, इस प्रकार नहीं, जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसको आपको पढ़ के आना है, ठीक है। चलिए हो गया, इसका ले लीजिए आप लोग फोटो, ये सब थोड़ा लिखिएगा तो अच्छा लगेगा पब्लिक ऐड में, ठीक है। इसको पूरा सटा देना चाहिए, आदमी गिर जाएगा इसमें। हाँ हो गया। चलिए, लोक प्रशासन का महत्व, चलिए कोई बतला सकते हैं लोक प्रशासन का महत्व? तो बतलाइए फटाफट, बिना संकोच किए हुए, बिना डरे, निर्भीक, भगवान श्री राम की तरह निडर होकर, बताइए कोई है? कोई नहीं है। लोक प्रशासन आप कुछ भी बोलिए ना जी, आप बोलिए बोलिए। लोक प्रशासन का महत्व के बारे में खाली 2 लाइन भी किसी को बोल दीजिएगा तो समझ जाएगा कि महत्व के बारे में बड़ा जानता है, ठीक है। आज लोक प्रशासन का महत्व इतना ज्यादा है कि गर्भ से लेकर कब्र तक जो है व्यक्ति का जीवन लोक प्रशासन के द्वारा संचालित होता है, ठीक है। जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है तो भ्रूण की रक्षा के लिए चिकित्सकीय सहयोग और उसकी सुरक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर दिया जाता है अस्पताल प्रशासन के माध्यम से, ठीक है। जब बच्चा बड़ा होता है तो प्रशासन के द्वारा ही उसके अच्छे जीवन के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। आंगनबाड़ी हो, सरकारी प्रशासन की बात करें तो आंगनबाड़ी के माध्यम से और स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से उसे पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है। उसके शिक्षा की, उसके स्वास्थ्य की, उसके उचित मानसिक शारीरिक विकास का जो है पूरा का पूरा जो है प्रशासन ख्याल रखती है। यहाँ तक कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, जब व्यक्ति गर्भ से कब्र तक पहुंच जाता है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जो निर्गत किया जाता है वो भी लोक प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन जो है मनुष्य वर्तमान में मानव की समस्त गतिविधियों को निर्देशित करती है, नियंत्रित करती है, संचालित करती है, उसकी समस्त समस्याओं का निदान करती है। इसलिए मानव के लिए लोक प्रशासन मानव जीवन के लिए एक केंद्र बिंदु के समान है। समझ गए? बोलिए कुछ। गर्भ से कब्र तक कुछ बोलिए, बोलो। सरकार को चलाने के लिए, योजना को क्रियान्वयन के लिए एक लोक प्रशासन अहम भूमिका निभाती है, ताकि सरकार और जनता के बीच में एक सही समन्वय बना रहे। बोलिए, और कोई बोलिए।
लोक प्रशासन का महत्व पर बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, शक्तियों का विकेंद्रीकृत, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। सरकार की शक्तियों का विकेंद्रीकृत मतलब निम्न स्तर तक किए लोक प्रशासन के द्वारा। ठीक है, कोशिश करते रहना, कुछ कुछ बोलते रहना, बोलिए आप। देखिए, आप पॉइंट लिखते चले जाएंगे, ठीक है। लोक प्रशासन का क्या महत्व है आप लोग समझते चले जाइए, ठीक है। लोक प्रशासन का महत्व, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, महत्व लोक प्रशासन का, लोक प्रशासन का महत्व। क्या महत्व है भाई? पहला तो संपूर्ण कार्यों को, मानव के समस्त कार्यों को संपादित करती है, मानव के समस्त समस्याओं का निदान करती है, ठीक है। विधि व्यवस्था को बनाए रखती है, ठीक। पहला लिखना है, वो तो आपको हेडिंग देना है। पहला लिखना है, गर्भ से कब्र तक, कब्र तक संपूर्ण मानव गतिविधियां, संपूर्ण मानव गतिविधियां, गतिविधियां लोक प्रशासन द्वारा संचालित होती है। अब इसी में हम जोड़ सकते हैं संचालित, निर्देशित व नियंत्रित होती है, ठीक है। वो आपकी पकड़ पर है भाषा। तो गर्भ से लेकर कब्र तक संपूर्ण मानव गतिविधियां लोक प्रशासन के द्वारा संचालित होती है। गर्भ में भ्रूण की रक्षा, चिकित्सकीय सहयोग से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना सभी लोक प्रशासन के द्वारा ही संचालित होते हैं। इस प्रकार मानव की संपूर्ण जीवन की समस्त गतिविधियां जो है वो लोक प्रशासन द्वारा संचालित होती है। यहीं पर लिखेंगे लोक प्रशासन का महत्व। पुलिस राज्य के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने लोक प्रशासन के महत्व को और भी बढ़ा दिया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने लोक प्रशासन के महत्व को और भी बढ़ा दिया है, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने लोक प्रशासन के महत्व को और भी बढ़ा दिया है, ठीक है। अब समाज के दुर्बल वर्ग, एसटी, एससी, ठीक है, जो बीपीएल हैं, वो वृद्ध, महिला, ठीक है, बच्चे, ठीक, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, सबों की समस्या का समाधान लोक प्रशासन का दायित्व है। लोक प्रशासन का दायित्व है और इनके उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम, योजनाएं बनाई जाती है, ठीक है।
योजनाएं बनाई जाती है। तो लोक प्रशासन के महत्व का पहला हमने पॉइंट डील किया कि गर्भ से लेकर कब्र तक लोक प्रशासन का महत्व है। अब क्या बताया आपको याद है, ठीक है, बता चुके हैं आपको। दूसरा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने लोक प्रशासन के महत्व में और भी वृद्धि की है। ये क्लियर है, पॉइंट क्लियर हो गया, कैसे वृद्धि की है कल्याणकारी योजना वगैरह लागू करके। तीसरा, समाजवादी समाज, समाजवादी समाज या साम्यवादी, साम्यवादी संकल्पना, साम्यवादी संकल्पना ने लोक प्रशासन के महत्व को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, महत्व को बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है। कैसे भाई? समाजवादी विचारधारा, पूंजीवादी नहीं, समाजवादी। समाजवादी विचारधारा क्या करता है कि सभी समाज का जितना भी संपत्ति है, जो भी संपदा है, उसमें समाज के सभी लोगों का हिस्सा है, हक है, ठीक है, ये कहता है। यही साम्यवादी भी कहता है, थोड़ा बहुत अंतर है विचारधारा में। तो समाजवादी विचारधारा और साम्यवादी संकल्पना ने निश्चय ही लोक प्रशासन के महत्व को बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ा दिया है? क्योंकि इस अभिकल्पना के अनुसार, क्योंकि इस अभिकल्पना के अनुसार जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां जो हैं, वो आर्थिक गतिविधियां जो है उसका संचालन राज्य द्वारा किया जाएगा। यह अवधारणा कहती है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसका संचालन राज्य द्वारा किया जाएगा। उसका संचालन कौन करेगा? राज्य द्वारा किया जाएगा। यानी आर्थिक गतिविधियों मतलब उत्पादन, वस्तु का उत्पादन, उसका वितरण, उसका एक्सचेंज, विनिमय, ठीक है, वस्तु का उत्पादन, उसका वितरण, उसका विनिमय, ये सब जो है इस पर राज्य का एकाधिकार होगा, ठीक है। तो जब मतलब ये निजी प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहा है, ठीक है, समाजवादी संकल्पना। अभी कोई बोलता है सब बेच दिया मोदी, सब बेच दिया है, ये बेच दिया, बोला जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, ये बेच दिए, वो प्राइवेटाइज कर दिए, वो प्राइवेटाइज कर दिए। तो वो समय की मांग है, वो ग्लोबलाइजेशन की मांग है, विश्व की अर्थव्यवस्था की मांग है, फालतू को बैठ के चिल्लाने से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ समाजवादी समाज की जो संकल्पना हुई, समाजवादी समाज की जो बात हुई, जो साम्यवादी संकल्पना का जो जन्म हुआ चीन और जर्मनी जैसे राष्ट्रों से, तो उससे क्या हुआ कि भारत में भी समाजवादी समाज की परिकल्पना को अपनाया गया है। उससे क्या हुआ कि राज्य के अधिकारों में वृद्धि हुई और लोक प्रशासन का महत्व बढ़ा। उसमें क्या हुआ? उत्पादन, वितरण, विनिमय, यानी आर्थिक गतिविधियां जो है वह राज्यों के द्वारा ही किया जाएगा, उस पर राज्यों का ही अधिकार होगा। समझिए, वहां तो 3 पॉइंट अभी लोग डिस्कस किए। गर्भ से कब्र तक लोक कल्याण राज्य की अवधारणा ने लोक प्रशासन, गर्भ से कब्र तक मानव का समस्त कार्य को संपादित कौन करता है? समस्या का समाधान कौन करता है? लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन का महत्व इसे समझ गए। अब आप इसको लिखते रहिए एक पेज में, आधा पेज में, ठीक। उसके बाद लोक कल्याणकारी जो अवधारणा का अवतरण होने से भी लोक प्रशासन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। समाज के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति,
उसका उत्थान, उसके लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना और उसका क्रियान्वयन करना और उसका लाभ उस तक पहुंचाना सब लोक प्रशासन का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से जो है वो इसका लोक प्रशासन का यहाँ भी बहुत महत्व है। ठीक है। तीसरा महत्व लोक प्रशासन का हमने देखा, समाजवादी संकल्पना और साम्यवादी संकल्पना के कारण आर्थिक गतिविधियां जो है वो उस पर राज्य का एकाधिकार होना चाहिए। आर्थिक गतिविधियां, उत्पादन, वितरण विधियां जो है वो लोक प्रशासन का कार्य होना चाहिए। इसमें भी लोक प्रशासन का महत्व को बढ़ाया है, बढ़ाया है। तीसरा, नीति, कानून, नियम, विनियम, कार्यक्रम, योजना का निर्माण कौन करता है? महात्मा गांधी मनरेगा जो चल रहा है, रोजगार गारंटी योजना निर्माण सरकारें का की है, लोक प्रशासन ने किया है। वही लोग किया है। अभी फूलो झानो योजना, किशोरी समृद्धि योजना, क्या दीदी कैफे योजना, ठीक है, किचन योजना, जितनी भी योजनाएं हैं उसका निर्माण लोक प्रशासन करता है। कानून न्यायपालिका विधायिका बनाती है, फिर न्यायपालिका व्याख्या करता है। ठीक है। तो कानून हो गया, नियम हो गया, विनियम हो गया, कार्यक्रम हो गया, योजना हो गया, पॉलिसी 60-40 नहीं चलेगा ना, 60-40 नहीं चलता। ठीक है। तो नियोजन नीति, स्थानीय नीति, रोजगार नीति, ये सब कौन बनाता है? सरकार बनाती है, पॉलिसी मेकिंग। ठीक है। एक चल रहा है जी, विधायक को हम नीति बनाने के लिए भेजे हैं, असेंबली में नियम बनाने के लिए भेजे हैं। ठीक। तो जो नीति, कानून, नियम, विनियम, कार्यक्रम, योजना का निर्माण लोक प्रशासन करती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है। व्याख्या में करें, केवल नीति, कानून, नियम बनवाती ही नहीं है, उसका क्रियान्वयन, उसका निर्देशन, उसका नियंत्रण, उसका मूल्यांकन, उसका पर्यवेक्षण, उसका समन्वय, कोऑर्डिनेशन सब करता है। लोक प्रशासन पढ़िएगा आपको इस शब्द पर पूरा पकड़ होना चाहिए। नियंत्रण, निर्देशन, पर्यवेक्षण, समन्वय, मूल्यांकन, ये सब पूरा पकड़ होना चाहिए। पूरा केंद्रीय सचिवालय पढ़िए, राज्य सचिवालय पढ़िए, कैबिनेट सचिवालय पढ़िए, यही शब्द का खेला है सब बस, और कुछ यही शब्द को आपको बार बार लिखना है एकदम। निर्धारण, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, समन्वय, मूल्यांकन, निर्देशन, यही सब यहीं पर हम लिख सकते हैं कि क्या करती है? क्रियान्वयन करती है। ठीक है। क्रियान्वयन, निर्देशन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन करती है ना भाई। तब कौन करता है? लोक प्रशासन। इसका महत्व तो समझ रहे हैं ना? ठीक है। अब क्या महत्व इसका हो सकता है भाई? और क्या महत्व? राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो या साम्यवादी शासन व्यवस्था, कम्युनिस्ट व्यवस्था, चीन की। ठीक है। कोई भी व्यवस्था हो तो उसमें यह क्या है? सरकार का बुनियाद है, ये सरकार का औजार है, सरकार का बुनियाद है, बुनियाद है। किसी भी शासन, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या कम्युनिस्ट शासन हो या आपको कोई भी राजतंत्र हो, कुछ भी हो, कोई भी शासन हो, तो ये क्या है? सरकार का बुनियाद है। ठीक। इसके अलावा और क्या है? तीसरी दुनिया के देशों, तीसरी दुनिया का देश मतलब तीसरी दुनिया से कौन दुनिया?
ये तो दूरी है, इसको बोलते हैं। सर सीख मतलब ये दोनों से ना, इससे मतलब उससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने राष्ट्र गुलाम थे वो जो आजाद हुए, वो तो डेवलपिंग कंट्री के, कोई अंडर डेवलप था, कोई डेवलपिंग, अंडर डेवलप था, सब तो चूस के छोड़ दिया था। जैसे आम आदमी को सब चूस के छोड़ देता है, उसी तरह सब तो चूस के छोड़ दिया था उसको, है। क्योंकि बात ये हुई कि जो बाहरी मुल्क से आए थे, अंग्रेज जो आए थे, वो तो शोषण की नीति अपनाए थे, आर्थिक रूप से शोषण करो, जितना पैसा यहाँ से उगाही कर सको। तो फाइनली क्या हुआ, राष्ट्र में जो तीसरी दुनिया के कंट्री जो फिर गुलामी से जो आजाद हुए, उन्हीं को मोटा मोटी तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। तो तीसरी दुनिया के देश जो विकासशील थे, विकासशील देशों नहीं लिखे, तीसरी दुनिया के देशों, तो तीसरी दुनिया के देशों में आर्थिक विकास, सामाजिक बदलाव, सामाजिक एकीकरण को लाने का सबसे बड़ा हथियार या औजार कौन था? लोक प्रशासन। लोक प्रशासन न कर सकता है, अच्छा लोक प्रशासक रहा प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल, बहुत अच्छे महान प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो जो भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, उनकी गवर्नमेंट थी, उनके अंडर में ब्यूरोक्रेसी था, तो वही लोग जो सरकार को चलाए, अलग अलग नीति नियम बनाए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया, कई जो है जैसे डीवीसी दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई, एचईसी की स्थापना हुई, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई, देश के अलग अलग कोनों में कई तेल के कुएं खोदे गए, खुले, ठीक है। इस प्रकार जो है वो क्या हुआ, हम लोग को डेवलप करना था, इसलिए पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, ठीक है। बहुत सारे काम हुए, ठीक। तो विकासशील देशों या तीसरी दुनिया के देशों में आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव लाने का एकमात्र औजार कौन है? यही है, लोक प्रशासन। समाज तो समझ रहे हैं, तीसरी दुनिया के देशों, ये सब अन्य महत्व में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्थिरीकरण की शक्ति, ठीक है। हमने अभी पढ़ा लोक प्रशासन का महत्व, पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया, गर्भ से लेकर कब्र तक लोक प्रशासन का क्या महत्व है, इसको हमने डिस्कस किया। दूसरा हमने डिस्कस किया कि जब लोक कल्याणकारी अवधारणा का अवतरण हुआ, उसके बाद लोक प्रशासन का महत्व और भी बढ़ा। फिर हमने डिस्कस किया कि समाजवादी स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, समाजवादी राज्य और साम्यवादी अभिकल्पना के कारण जो है लोक प्रशासन का महत्व और भी बढ़ा, क्योंकि उसमें आर्थिक गतिविधियां जो है वो राज्य के नियंत्रण में संचालित होती है, राज्य के एकाधिकार में संचालित होती है, उत्पादन वितरण, ये हमने देखा। उसके बाद राज्य में नीति का निर्धारण, ठीक है, नीति का निर्धारण, कानून, नियम, विनियम, कार्यक्रम, योजना का निर्माण लोक प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। न केवल निर्माण लोक प्रशासन का दायित्व है, अपितु नीति, नियम, कानून का नियंत्रण, उसका पर्यवेक्षण, समय समय पर मूल्यांकन, ठीक है, नियंत्रण, निर्देशन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, समन्वय भी लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार लोक प्रशासन की महत्ता जो है अत्यधिक है, ठीक है, महत्ता बहुत ज्यादा। विकासशील देशों में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, पूंजीवादी देशों में उतना नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, डेनमार्क, बेल्जियम, बुखारेस्ट, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे,
फिनलैंड, ठीक है, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितने हैं ऊपर में आपको, या यूरोपियन कंट्री जितने भी आपको, उतना लोक प्रशासन का महत्व वहां नहीं है जितना विकासशील देशों में है, भारत जैसे विकासशील देशों में। इसलिए हमने कहा कि तीसरी दुनिया के देशों या विकासशील देशों में जहां सामाजिक बदलाव, आर्थिक विकास का एकमात्र औजार लोक प्रशासन है, इसकी महत्ता को और भी बढ़ा देता है विकासशील देशों में इसका महत्व और भी अधिक है। पूंजीवादी कंट्री में लोक प्रशासन कितना बड़ा भी अधिकारी हो, उसके लिए उतना प्रोटेक्शन नहीं आता है, लाल बत्ती नहीं आता है, उतना प्रोटेक्शन नहीं आता है जितना कि अमीर आदमी, पूंजीपति आदमी के लिए होता है। ठीक है, तो लोक प्रशासन का विकासशील देशों में बहुत महत्व है। ठीक, इसके अलावा कोई भी राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, साम्यवाद हो, सरकार का बुनियाद यही है, आधार यही है। ठीक, एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, यह महान स्थिरीकरण की शक्ति है। क्या है? महान स्थिरीकरण की शक्ति, मतलब महान स्थिरीकरण की शक्ति। ठीक बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? महान स्थिरीकरण की शक्ति। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण याद होगा, हो सकता है तो नहीं भी याद हो, आप लोग छोटे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, सत्ताएं आती है जाती है, सत्ता परिवर्तन होता रहता है, सरकारें आएंगी और बदले, लेकिन यह देश नहीं बदलना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। समझे? तो सत्ता का परिवर्तन होता है, क्रांतियां होती है, तख्ता पलट जाता है, सरकारें परिवर्तित होती है, किंतु लोक प्रशासन जो है वो पूरी व्यवस्था को जो है स्थिर रखता है, संचालित रखता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सरकार पलट गया तो यहाँ सबका काम धंधा बंद, ठीक है, सब छुट्टी, अब नया वीडियो एसपी को बहाली, ऐसा नहीं है। ठीक है, काम जो है, व्यवस्था जो है वो काम करती रहती है। तो ये महान स्थिरीकरण की शक्ति है। क्रांतियों के द्वारा, तख्ता पलटने पर, सत्ता परिवर्तन होने पर, सरकार परिवर्तन होने पर भी जो है यह पूरी व्यवस्था को स्थिर रखता है, संचालित रखता है। तो बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा महत्व है। ऊपर में क्या चेंजेस हुए उससे मतलब नहीं। ठीक है, का पॉइंट और दे सकते हैं, देने का तो बहुत चीज है। ठीक है, सेवा, शिक्षा सेवा की बात करें, स्वास्थ्य सेवा की बात करें या परिवहन सेवा की बात करें, तमाम सेवाएं जो है वो कौन उपलब्ध कराता है? लोक प्रशासन। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सेवा सब और, ठीक है, उसके अलावा आपने पारंपरिक कार्य को करेगा ही, विधि व्यवस्था का समाधान, विधि व्यवस्था को बनाए रखेगा, विधि व्यवस्था को बनाए रखेगा, सीमा की रक्षा करता है लोक प्रशासन। ठीक है, सीमा रक्षा, विधि व्यवस्था, राजस्व संग्रहण, लिख सकते हैं, नोट्स में नहीं लिखा हुआ है सर ये वर्ड। ठीक है, सारे अपने परंपरागत कार्यों को करेगा, विधि व्यवस्था को बनाए रखेगा, सीमा की रक्षा करेगा, राजस्व संग्रहण करेगा, ये सब काम करेगा। ठीक है, उग्रवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या, गृह युद्ध, वर्ग संघर्ष, सांप्रदायिक दंगा, ये सब से निपटने के लिए प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, आगजनी, भूकंप, ये सब से कौन निपटता है? आप तो घरे बैठे रहते हैं, आंधी चल रहा है, रूम बंद करो, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, सब बंद, लेकिन बाहर में कौन झूठ रहा है? लोक प्रशासन। पर लाइट चला गया, फोन कर रहे बिजली ऑफिस, लाइट नहीं आया, 2 दिन से लाइट कटा हुआ है, आप लोग कर रहे हैं, फ्री का तनख्वाह लेते हैं, वो बेचारा पागल है सब। ठीक है, समझने की जरूरत है हर चीज। ठीक है, तो सारी व्यवस्थाओं को कौन संचालित करता है? लोग। इसे बोला जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी और ना पढ़ा हुआ लिखा आदमी, बहुत बड़ा अंतर होता है। अभी आप लोग समझ गए होंगे कि लोक प्रशासन का दायित्व कितना ज्यादा, कितना भारी भरकम दायित्वों का निर्वहन लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। मंच पर खड़ा होकर
गाली देना बहुत आसान, किसी का शिकायत आलोचना करना बहुत आसान, लेकिन कुर्सी संभाल के उसी कार्य को करना उससे ज्यादा मुश्किल है। इस बात को भी समझना चाहिए। ठीक है, तो हम फिर से महत्व की बात करेंगे तो प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा वगैरह वगैरह, प्राकृतिक आपदा से निपटता कौन है? लोक प्रशासन। इसके अलावा और क्या बोले अभी? वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष, ठीक है, जातीय संघर्ष, संघर्ष, उग्रवाद, उग्रवाद, अलगाववाद। नागालैंड को अपना मांग रहा है, हमको अलग देश दे दो, उधर खालिस्तान चाहिए, अलग देश चाहिए, इधर झारखंडों को दिन बोलेगा हमारा अलग देश चाहिए, हैं? ठीक है, तो अलगाववाद भी समस्या है, समझे? ये सब इस समस्या को निपटने का एकमात्र औजार कौन है? लोक प्रशासन है। वो सामाजिक एकीकरण को बनाए रखता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखता है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक एकीकरण, शब्दों पर गौर कीजिएगा और ये सब शब्द को आपको रखना है, आत्मसात करना है। ठीक है, ठीक है। तो लोक प्रशासन क्या है? गया प्रकृति हो गया, क्षेत्र हो गया, महत्व हो गया। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग लोक प्रशासन, जिसे सार्वजनिक प्रशासन भी कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है, इसको हम लोग स्पष्ट करेंगे। ठीक है, उसको आप कर दीजिए।